Good morning students, welcome back to the e-learning platform of the GS College of Commerce वर्धा। आज हम देखने वाले हैं व्यापक तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म तथा व्यापक अर्थशास्त्र। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में देखा, उसकी प्रकृति, उसका जो है एरिया, उसके बारे में हमने देखा। आज हम जो है व्यापक अर्थशास्त्र के बारे में देखने वाले हैं। इससे पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र तथा व्यापक अर्थशास्त्र दोनों जो है अर्थशास्त्र के अध्ययन के दो पहलू हैं जिससे अर्थशास्त्र का अध्ययन पॉसिबल होता है। चलिए हम देखते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र क्या है। व्यापक अर्थशास्त्र बोल्डिंग के अनुसार क्या चीज़ है, चलिए हम देखते हैं। समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध वैयक्तिक मात्राओं से नहीं किंतु इन मात्राओं के समूहों से होता है। तो बेसिकली आपका जो व्यापक अर्थशास्त्र है, व्यापक अर्थशास्त्र जो है एक व्यक्तिगत इकाई से जुड़ा हुआ नहीं, व्यक्तिगत इकाई से नहीं होता, बल्कि वो व्यक्तिगत इकाइयों के समूहों से है, संबंधित है। उसी प्रकार से इसका संबंध वैयक्तिक आय से नहीं बल्कि राष्ट्रीय आय से है। व्यक्तिगत आय, एक इंडिविजुअल की आय जो होती है उसे हम व्यक्तिगत आय कहेंगे, वो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का पार्ट है। लेकिन जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो ये एक एग्रीगेट वेरिएबल है जिसका संबंध पूरे राष्ट्र से है। तो व्यापक अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत आय नहीं देखते बल्कि क्या देखते हैं, राष्ट्रीय आय देखते हैं। व्यक्तिगत मूल्यों के बजाय हम मूल्य स्तर से जो बात करते हैं। व्यक्तिगत मूल्य किसी एक वस्तु है, ठीक है, जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, वो मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का है, वो व्यक्तिगत मूल्य हो गया, ठीक है। XYZ कमोडिटी है, उसके जो प्राइस है, उसके जो मूल्य है, वो व्यक्तिगत मूल्य हो गया। लेकिन जब हम मूल्य स्तर की बात करते हैं, जो जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, ठीक है, कि किसी एक अर्थव्यवस्था में किस मूल्य स्तर क्या है, किन मूल्यों पर वस्तुओं का जो है वस्तुओं का बेचना और खरीदना होता है। जो सामान्य स्तर है, मतलब जिससे हम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और मुद्रा अस्फीति को हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ इसमें बताई जाती है। तो व्यक्तिगत उत्पादनों से नहीं किंतु राष्ट्रीय उत्पादन से है। व्यक्तिगत उत्पादन, जब हम एक इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करते हैं या इंडिविजुअल फर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके उत्पादन को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम किसके उत्पादन को कंसीडर करेंगे, पूरे संपूर्ण राष्ट्र के उत्पादन को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं व्यापक अर्थशास्त्र की या समष्टिगत अर्थशास्त्र की, तो ये अर्थशास्त्र एक कंसोलिडेटेड रूप में जो है अर्थशास्त्र को रिप्रेजेंट करता है, एग्रीगेट फॉर्म में जो है बताता है। जैसे कि ये वर्ड जो है समष्टिगत अर्थशास्त्र जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जो है ये कहाँ से आया है, ये जो है बेसिकली आपका बड़े स्तर को रिप्रेजेंट करता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, और उस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम जब समष्टिगत अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो व्यापक अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से हम जो है किस चीज़ को डील कर रहे हैं, हम एग्रीगेट्स को डील कर रहे हैं। हम इंडिविजुअल इकाई की बात नहीं करते हुए हम एक समूह की, इकाइयों के समूह की बात कर रहे हैं। तो जहाँ तक इसकी विषय सामग्री की बात होती है कि इसमें किन किन चीज़ों का समावेश होता है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या स्टडी करते हैं, तो इसमें है आय, उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत। आय, उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत बेसिकली इसमें हम जो है उपयोग की जो उपभोग क्रिया है तथा विनियोग क्रिया के सिद्धांत भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। उसी के साथ साथ जो हम व्यापार चक्र की बात करते हैं, तो व्यापार चक्र भी इसमें इसका समावेश होता है। व्यापार चक्र जो है अर्थव्यवस्था में होने वाली जो अप एंड डाउन है, अर्थव्यवस्था में जो वो ऊपर की तरफ अर्थव्यवस्था जाती है, नीचे की ओर जाती है, मतलब अर्थव्यवस्था में जो रिसेशन है या फिर इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है, बूम की परिस्थिति अर्थव्यवस्था में है, वो इस चीज़ को दर्शाता है। तो आय, उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत, उसी के साथ साथ
सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, जैसा अभी आपसे मैंने कहा, हम यहाँ पर व्यक्तिगत कीमत को नहीं कंसिडर करेंगे, बल्कि हम किसको कंसिडर करेंगे? सामान्य कीमत को। सामान्य कीमत क्या हो गई? जिसमें आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं, मुद्रा अस्फीति जो है, डिफ्लेशन की बात कर रहे हैं, जो कि बेसिकली एग्रीगेट्स होते हैं, जो जनरल प्राइस लेवल बोलते हैं, जिसे हम उस चीज़ को इसमें इंक्लूड किया जाता है। आर्थिक विकास का सिद्धांत, इसे आर्थिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। बेसिकली इसमें आर्थिक विकास भी इंक्लूड है। इकोनॉमिक ग्रोथ, बेसिकली जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में होने वाले इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी जो है इसमें इंक्लूड होती है। साथ ही साथ इसे वितरण का समष्टिगत सिद्धांत भी कहा जाता है। आपका वितरण का समष्टिगत सिद्धांत, जो टोटल नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, उन राष्ट्रीय आय में जो उसके घटक हैं, वो घटक का बेसिकली कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है वितरण के समष्टिगत सिद्धांत के अंतर्गत। तो बेसिकली जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं या व्यापक अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इसमें आय, उत्पादन तथा रोजगार का सिद्धांत आ जाता है। साथ ही साथ इसमें सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत आ जाता है, आर्थिक विकास का सिद्धांत और साथ ही साथ वितरण का समष्टिगत सिद्धांत। तो बेसिकली एक ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है आपका व्यष्टिगत अर्थशास्त्र का, वो क्या चीज़ है? वो इस बात को दर्शाता है कि अर्थव्यवस्था में जो वेरिएबल्स हैं, एग्रीगेट वेरिएबल्स हैं, उसको हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं समष्टिगत अर्थशास्त्र की विशेषताएं। परिवर्तनशील समष्टि इकाइयाँ, बेसिकली इसकी वेरिएबल्स क्या है? इसमें है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हो गया, टोटल नेशनल इनकम जो है, उसी के साथ साथ टोटल आउटपुट, ठीक है, टोटल आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो है ये इसमें इंक्लूड होती हैं। तो बेसिकली ये ऐसी इकाइयाँ हैं जो परिवर्तनशील है, जो हमेशा बदलते रहती हैं और इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, तो राष्ट्रीय आय जो है ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप मुख्य रूप से देखते हैं परिवर्तन होता है। अगर देश में जिस प्रकार का उत्पादन है, उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा जो कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन है, उसका इफेक्ट आपको राष्ट्रीय इनकम पर भी, राष्ट्रीय आय पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। तो मुख्य रूप से बेसिकली इसकी जो इकाइयाँ हैं, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स विच आर कंसिडर्ड अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो वेरिएबल्स को हम कंसिडर करते हैं, वो मुख्य रूप से कैसे हैं? परिवर्तनशील है, ये चेंज होते रहते हैं। दूसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित। बेसिकली समष्टिगत अर्थशास्त्र का संबंध पूर्ण अर्थव्यवस्था से है। व्यापक, इसका जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण कैसा है? व्यापक दृष्टिकोण है। और व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम क्या देख रहे हैं कि सारी अर्थव्यवस्था को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है, साथ ही साथ समष्टिगत मात्राएं। समष्टिगत मात्राएं हैं, इसमें जो बेसिकली आपका एग्रीगेट्स, जो क्वांटिटी है, जो आपके वेरिएबल्स है, वो कैसे हैं? आपके एग्रीगेट वेरिएबल्स हैं और इन्हीं एग्रीगेट वेरिएबल्स को हम इसमें कंसिडर करते हैं। परस्पर निर्भरता, परस्पर निर्भरता, ये जो वेरिएबल्स हैं जो इन समष्टिगत अर्थशास्त्र में आते हैं, वो एक दूसरे के क्या है? परस्पर निर्भर है। जब हम बात करते हैं व्यष्टिगत अर्थशास्त्र की या सूक्ष्म अर्थशास्त्र की, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में क्या हो रहा है कि एक वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन है, उसका प्रभाव आप सभी वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से नहीं होगा। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसमें जो वेरिएबल्स है, उसमें होने वाला जो चेंज है, उसका इफेक्ट संपूर्ण चेंजेस, सभी जगह पर चेंजेस देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब हम समष्टिगत अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो इसके जो मुख्य वेरिएबल्स है, जो कुल उत्पादन है, कुल विनियोग
योग है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका कुल उत्पादन, राष्ट्रीय आय जो है, ये ऐसे घटक हैं जिनमें होने वाला, एक में होने वाला परिवर्तन का इफेक्ट दूसरे पर दिखेगा। तो बेसिकली ये जो है परस्पर, ये जो घटक है इसके, ये सारे घटक कैसे हैं, परस्पर निर्भर करते हैं, एक में होने वाले चेंजेस का इफेक्ट दूसरे पर देखने को मिलता है। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका समष्टिगत अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स की वो स्टडी है जिसमें हम बड़ी इकाइयों को कंसिडर करते हैं, एग्रीगेट्स को कंसिडर करते हैं। हम एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल को कंसिडर ना करते हुए, हम जो है उसको टोटल एग्रीगेट्स के फॉर्म में देखते हैं। हम एक व्यक्ति विशेष की आय को ना देखते हुए हम जो है राष्ट्रीय की आय को देख रहे हैं। किसी एक उत्पादन यूनिट फर्म के उत्पादन को ना देखते हुए हम राष्ट्रीय उत्पादन और कुल उत्पादन को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली व्यापक अर्थशास्त्र जो है वो एग्रीगेट से डील करता है। उसी में आपने देखा कि इसमें जो है परिवर्तनशील समष्टिगत इकाइयाँ हैं, जो इकाइयाँ हैं वो चेंज होते रहती हैं, वेराई करते रहती हैं, और साथ ही साथ ये जो इकाइयाँ जो वेराई करती हैं वो एक दूसरे पर परस्पर क्या है, निर्भर है। उसी प्रकार से ये जो समष्टिगत मात्राएं, जो इसमें मात्राएं जो एग्रीगेट्स है, बेसिकली वो एग्रीगेट्स है, ठीक है। वेरिएबल जो है वो एग्रीगेट्स है, एग्रीगेट फॉर्म में होती है, समष्टिगत मात्राएं हैं। साथ ही साथ ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आपका जो व्यापक अर्थशास्त्र है, जो समष्टिगत अर्थशास्त्र है, वो बेसिकली पूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है, पूर्ण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें आपका जो भी नीति निर्धारण होता है, जो नीति निर्धारण हो रहा है वो पूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण होता है। उसी प्रकार से इसकी जब हम विषय सामग्री की बात करते हैं तो ये विषय सामग्री आय, उत्पादन तथा रोजगार के सिद्धांत, उसी प्रकार से सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, आर्थिक विकास का सिद्धांत और वितरण का समष्टिगत सिद्धांत है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम इसके महत्व को, समष्टिगत अर्थशास्त्र के महत्व को तथा उसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।